ओके, जो बिहेवियर एक पर्सन का ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है अकॉर्डिंग टू आइजेंक, वो सबसे बॉटम लेवल हायरार्की में एग्जिस्ट करता है। देन सेकेंड लेवल जो होता है उसमें हमारी हैबिट्स जो होती हैं वो अरेंज होती हैं, टॉकिंग विद फ्रेंड ऑन मल्टीपल ओकेजन, ओके, एंड देन कंप्राइज्ड ऑफ रिकरिंग बिहेवियर। अब हम एक दोस्त से एक बार मिले हैं, वो हमारा बेसिकली बिहेवियर होगा। हम किसी पार्टी में गए और किसी एक पर्सन से हम मिल करके बात कर रहे हैं, अब उसी पर्सन से जब हमारी बार बार बातें होने लगेंगी तो वो हमारे बॉटम लेवल से सेकेंड लेवल पर आ जाता है। नाउ इट बिकम माय हैबिट। हैबिट के बाद थर्ड लेवल ऑफ हायरार्की क्या होता है? ट्रेट्स। बिकॉज ट्रेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर। अब बार बार जब किसी भी चीज को हम हमारे बिहेवियर में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इट विल बिकम माय ट्रेट। ओके, सोशेबिलिटी कंप्राइज्ड ऑफ इंटरकोरिलेट सेट ऑफ हैबिट्स। कोई भी आदत वो जब कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, उसमें कंसिस्टेंसी हम देखते हैं, तो वो हमारा ट्रेट बन जाता है। एंड टॉप हायरार्की जो होती है, Eysenck called it super factor or a dimension of personality such as extroversion, which are intercorrelated set ऑफ ट्रेट्स। तो देखिए, बिहेवियर से आपका बना हैबिट, हैबिट से बना ट्रेट, ट्रेट के कॉम्बिनेशन से हमारा बन जाते हैं सुपर फैक्टर्स, जो कि हम कहते हैं ट्रेट्स का इंटर कोरिलेशन होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इसको पूरा एक पर्सनालिटी को हायरार्किकल फॉर्म में समझा हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा है कि बिहेवियर, हैबिट, ट्रेट, सुपर फैक्टर सब कुछ एग्जिस्ट करता है। एंड Eysenck suggests 3 such super factor। देखिए, जो इन्होंने टॉप सुपर फैक्टर्स की बात करी है, तो जो PEN है इनका, ये इनके अकॉर्डिंग टू Eysenck दीज आर द 3 सुपर फैक्टर। अब जो भी इन्होंने अपने बिहेवियर, ट्रेट्स एंड ऑल में जो भी ऑब्जर्वेशन पाते हैं, वो उन ऑब्जर्वेशन को इन 3 सुपर फैक्टर में डिफाइन कर देते हैं। कोई पर्सन अगर बहुत बात करता है, सोशेबल है, टॉकेटिव है, ओपन है, उसको ये एक्सट्रोवर्जन में डाल देते हैं। कोई पर्सन अगर बहुत एग्रेसिव है, इरिटेटिंग है, या होस्टिलिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत मूडी माइंडसेट का पर्सन है, उसको ये साइकोटिसिज्म में डाल देते हैं। ओके, एंड इसी तरीके से इन्होंने न्यूरोटिसिज्म की बात करी है, जहां पे पर्सन जो है वो एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस की तरफ जा रहा होता है। तो these 3 super factor dimension of personality are orthogonal to each other. That means they do not correlate with each other. They are independent from one to one. ये तीनों super factors जो इन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं वो ऑर्थोगोनल हैं। That means they are not connected with each other. They are totally independent from one to one. ओके, सो इस तरीके से जो इन्होंने पेन मॉडल को डिफाइन करा हुआ है, पेन मॉडल के बेसिस में इन्होंने 3 डायमेंशंस बताए हैं पर्सनालिटी के, और इन्होंने ये माना है Eysenck ने कि पर्सन जो है डज नॉट नेसेसरली हैव ईदर 100% और 0% ऑफ एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिसिज्म। जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन जो हो 100% एक्सट्रोवर्जन में हो और 0% न्यूरोटिसिज्म में हो। एंड इंडिविजुअल में शो सम डिग्री ऑफ दी सुपर फैक्टर इन अ कंटिन्यूअम। जो ट्रेट्स बात करता है, क्योंकि टाइप जो करता है वो 100 और 0% की बात करता है, ट्रेट हमेशा कंटिन्यूअम और रेंज और डिग्री की बात करता है। तो पर्सन may have high extroversion, moderate neuroticism and very low साइकोटिसिज्म। इट डजंट मीन कि पर्सन के अंदर साइकोटिसिज्म पूरी तरीके से जो होगा वो 0 होगा। मैम, I'm really sorry. Yes. Ma'am, could you please explain the traits and this again that you were telling? Okay. Here traits like the variation. Okay. देखिए, Eysenck सिंपल ये बिलीव करते हैं कि ये पर्सन जो होता है नॉट नेसेसरली हैव ईदर 100% एक्सट्रोवर्जन और 0% साइकोटिसिज्म। He simply believe that individual may show some degree of these super factor, okay, or in a continuum manner.
जरूरी ये नहीं है कि देखिए पेन मॉडल के बेसिस पे ही अगर हम कहें तो जरूरी नहीं है कि एक पर्सन जो 100% साइकोटिसिज्म की तरफ जा रहा है वो 0% एक्सट्रोवर्जन की तरफ जाएगा, नॉट नेसेसरी। बिकॉज अगर 100% की तरफ उसका साइकोटिसिज्म है तो वो कहीं ना कहीं तो एक्सट्रोवर्जन पर भी स्टैंड करेगा, कहीं ना कहीं वो न्यूरोटिसिज्म पर भी स्टैंड करेगा। तो ये आइजैंग का जो पीएन मॉडल है वो बिलीव करता है कंटिन्यूम और रेंज पे वो 0 और 100% पर बेस होकर के पर्सनालिटी को इंटरप्रेट नहीं करते हैं। आफ्टर ये तो स्टडिंग लाइक आइजैंग सजेस्ट आफ्टर स्टडिंग साइकोसिस, तो इन्होंने यही बताया है कि साइकोसिस सिम्टम्स और जो इलनेसेस होते हैं डू नॉट फॉर्म कंप्लीटली सेपरेट डायग्नोस्टिक एंटिटीज। अब देखिए हम लोग कहीं ना कहीं जो साइकोपैथोलॉजी बात करती है, हम एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर में किसी पर्सन को एग्जिस्ट करा देते हैं, लेकिन आप अगर एक डिप्रेशन के पेशेंट को देखिए तो डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं तो मूड डिसऑर्डर भी दिखाई देता है, उसके कॉग्निटिव पार्ट जो होता है वो भी तो अफेक्टेड दिखाई देता है। तो हमने उसको एक डिसऑर्डर में डाल तो दिया है, बट इट डजंट मीन कि दूसरे डिसऑर्डर्स जो है उनका रिफ्लेक्शन में नहीं हो रहा है। डिप्रेशन का सीधा सीधा संबंध उसके मूड से हो जाता है। तो इन्हीं चीजों को आइजैंग जो है वो अपने पीएन मॉडल में बताते हैं कि सारे ट्रेड्स जो होते हैं वो कंटिन्यूम और रेंज में डिफाइन होते हैं, ना कि वो 100 और 0% पर डिफाइन किए जा सकते हैं। फिर इन्होंने आगे अपनी जो इनकी थ्योरी है उसको डिफाइन करते हुए इनके कॉजल एस्पेक्ट्स को भी डिफाइन करा है, जो इन्होंने बताया कि व्हाट आर द कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सनालिटी। पेन मॉडल जो है वो ये बताता है कि देयर आर सम साइकोफिजियोलॉजिकल, सम hormonal as well as biological mechanism responsible for the personality dimension। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं these all are the causal factor of personality। कोई पर्सन अगर न्यूरोटिसिज्म पर हाई है, what are the major causes of that? तो उसके बाद भी इन्होंने करी हुई है, देखिए जो आपके पेज नंबर 41 से डिफाइन हो रखा हुआ है, न्यूरो फिजियोलॉजिकल बेसिस की बात करी है। देन इन्होंने एक्सट्रोवर्जन को कॉर्टिकल अराउजल के साथ रिलेट करा है, न्यूरोटिसिज्म को विसरल ब्रेन एक्टिवेशन पर स्टडी करके बताया है, एंड साइकोटिसिज्म पर्सन जो होता है उसको गोनाडल हार्मोन, जैसा मैंने बताया था कि टेस्टोस्टेरोन एंड जो एमएओ होता है उसके साथ रिलेट करके बताया है कि ये बॉडी जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक पर्सनालिटी फैक्टर्स, कि इन पर्सनालिटी का जो कॉजल एक्सप्लेनेशन है वो भी आइजैंग ने अपने मॉडल में दे रखा हुआ है। जस्ट 1 मिनट प्लीज। जनाजा भी 3 की तैयारी करेगा, 3 जनवरी की न्यू ईयर की दावत आए तो थे, तो बात हो रही थी। अच्छा यस, फोटो फ्रेम वगैरह कुछ कह रहे थे। तो अपने लगाएंगे अपनी मैयत पे। अब देखिए कॉजल एस्पेक्ट में जो इनका सबसे पहले न्यूरो फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ट्रेट्स है उसको इन्होंने डिफाइन करते हुए बोला है कि जो 3 पर्सनालिटी टाइप्स एंड ट्रेट्स हैं अकॉर्डिंग टू आइजैंग, द सुपर ट्रेट इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन क्लोजली रिलेटेड टू लेवल ऑफ कॉर्टिकल अराउजल और इंडिकेटेड बाय इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफिक रिकॉर्डिंग, जिसे हम ईसीजी रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। अब उसको इंडिकेट करने के लिए इन्होंने ये बोला है कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं आर अंडर अराउज्ड एंड हाईली इनसेंसिटिव टू इनकमिंग स्टिमुलेशन। एक्सट्रोवर्ट पर्सन जो होता है वो कभी भी स्टिमुलेशन से घबराता नहीं है, एंड दिस दे कॉन्स्टेंटली सीक आउट सिचुएशन दैट आर एप्ट टू एक्साइट देम। इसीलिए उनके अंदर सेंसेशन सीकिंग है, एक्साइटमेंट सीकिंग है, वो हमेशा उन चीजों को ढूंढा करते हैं। Ising also hypothesized that individual differences in state
irritability versus neuroticism reflect to the degree to which the autonomic nervous system reacts to stimuli. उन्होंने इसको लिंक करते हुए बताया है कि पर्सन का जो भी लिम्बिक सिस्टम, जो विसरल और फीलिंग सिस्टम होता है, इन्फ्लुएंसेस मोटिवेशन एंड इमोशनल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल. दैट मीन्स एक पर्सन के अंदर जिस तरीके के ट्रेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उसके कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स जो हैं वो उसके कहीं ना कहीं पर्सनालिटी टाइप को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. आई थिंक ने जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन दे रखा है पर्सनालिटी टाइप्स एंड ऑल्स के बेसिस पर, सो ही वाज ऑफ द व्यू दैट सिम्टम्स ऑफ सर्टेन डिसऑर्डर befall of a person are related to the combined impact of personality trait and nervous system functioning. जो personality traits है और जो person का nervous system functioning है, इनमें intercorrelation होता है. The person who is high on the dimension of introversion and neuroticism more prone to develop anxiety disorder like phobia, obsession and compulsion, and the person who is high on the extroversion and neuroticism dimension is at risk of psychopathic or antisocial disorder. तो इस तरीके से इन्होंने नर्वस सिस्टम साइकोफिजियोलॉजिकल फंक्शन को उसके जो पर्सनालिटी है उसके साथ इंटरकोरिलेट करके देखा है. एंड देन उन्होंने देखिए आगे डिस्कस भी करा है अराउजल थ्योरी का मेन जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि आइजेंक ने पूरी थ्योरी को अपने फिजियोलॉजिकल अप्रोच के साथ, एविडेंस के साथ उसको प्रूव करके दिखाया है. He also provide a biological explanation of an extroversion in terms of cortical arousal. ओके, सो इन्होंने बताया है कि जो ARS जो एक्टिविटी इन द ARAS स्टिमुलेट, ARAS जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है स्टिमुलेट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स व्हिच इन टर्न लीड्स टू हायर कॉर्टिकल अराउजल. ये सिस्टम एक्सट्रोवर्जन के अंदर एग्जिस्ट करता है और उसी की जगह जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी देन एक्सट्रोवर्ट एंड मतलब जो इनकी जो ARS एक्टिविटी होती है इंट्रोवर्ट की हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी, उनको ज्यादा मतलब उनको अराउज करने के लिए ज्यादा हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी की जरूरत होती है देन एक्सट्रोवर्ट. एंड सो ऑन क्रॉनिकली मोर कॉर्टिकली अराउज्ड देन एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि उनका जो स्टिमुलेशन इंट्रोवर्ट का जो स्टिमुलेशन होता है वो बहुत डाउन होता है. दे नेवर प्रेफर सेंसेशन सीकिंग बिहेवियर, दे नेवर प्रेफर एडवेंचरस एक्टिविटी, दे सिंपल लाइक लेस स्टिमुलेशन एक्टिविटी. इसलिए उनको स्टिमुलेट करने के लिए हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी की जरूरत होती है. जैसे आपने यर्क्स-डॉर्सन लॉ का इन्वर्टेड यू कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने यही बताया है कि जो अराउजल और परफॉर्मेंस होता है उसमें इन्वर्टेड यू रिलेशनशिप होती है. इन्वर्टेड यू रिलेशनशिप मीन्स द पर्सन, जब भी पर्सन हाईली अराउज्ड होता है तो परफॉर्मेंस जो है उसकी बिल्कुल पुअर हो जाती है. तो दैट मीन्स अगर अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस चाहिए है तो इन्वर्टेड यू कॉन्सेप्ट चाहिए. दैट मीन्स जो अराउजल लेवल है वो कहीं ना कहीं आपका मॉडरेट लेवल पर होना चाहिए, तभी आपकी परफॉर्मेंस अप्रोप्रिएट हो सकती है. जब भी आप बहुत हाईली अराउज्ड होकर के ड्राइविंग करेंगे, आप क्या सोचते हैं आप गाड़ी बहुत अच्छी चला लेंगे, एक्सीडेंट के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे. तो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्वर्टेड यू यर्क्स-डॉर्सन लॉ. देन इन्होंने न्यूरोटिसिज्म का जो कोरिलेशन है वो विसरल ब्रेन एक्टिवेशन के साथ जोड़ा हुआ है, जो कि विसरल ब्रेन एक्टिवेशन जो है या लिम्बिक सिस्टम जो है वो आपका हिपोकैम्पस, एमिगडाला, सेप्टम, हाइपोथैलेमस इन सबसे मिलकर के बना होता है. एंड यू नो वेरी वेल ये सारे हमारे ब्रेन के पार्ट्स जो होते हैं वो इमोशन रेगुलेशन में काम आते हैं. न्यूरोटिसिज्म पेशेंट कौन होता है या न्यूरोटिसिज्म पेशेंट न्यूरोटिसिज्म क्लाइंट कौन होता है जिसके अंदर पूरी तरीके से इमोशंस जो होते हैं वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में दिखाई दे रहे होते हैं. न्यूरोटिक इंडिविजुअल हैव ग्रेटर एक्टिवेशन लेवल, लोअर थ्रेशोल्ड विद इन द विसरल ब्रेन.
एंड नेक्स्ट इन्होंने साइकोटिज्म का जो ट्रेट है उसको गोनाडल हार्मोन्स के साथ रिलेट करके देखा हुआ है, कि जिसमें इन्होंने देखा है कि MAO जो है हैज बीन फाउंड इन साइकोटिक पेशेंट एंड आल्सो इन देयर रिलेटिव एंड इन पेशेंट हु हैव रिकर्ड, सजेस्टिंग दैट लो MAO एक्टिविटी मे बी मार्कर फॉर वल्नरेबिलिटी। जैसे आप ये देखते हो कि कोई भी अगर जैसे जो आज का प्रॉब्लम हो रहा है अग्रेशन, एडोलेसेंट या बच्चों में भी अग्रेशन का लेवल जो है वो बहुत हाई देखा जा रहा है। इन जनरल अगर उसकी कोई भी साइकोलॉजिस्ट केस स्टडी करता है तो वो यही देखता है कहीं ना कहीं अग्रेशन का रिलेशन उसके जो जेनेटिक फैक्टर है या उसका जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट होता है। कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से ही इतनी जो अग्रेशन का या साइकोटिसिज्म का फैक्टर है वो दिखाई दे रहा होता है। जैसे अभी मेरे पास एक रिसेंट एक केस आया, शी इज माई स्टूडेंट, मैं उनको प्रोजेक्ट करा रही हूँ, तब उन्होंने एक ही अपनी केस स्टडी बच्चे की डिस्कस करी कि बच्चा जो है वो बहुत ही हाईली अग्रेसिव था और वो बचपन से उसके कुछ ट्रेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे, बट हमारे जो एक स्टिग्मा होता है, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट माई चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर, तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। एंड लेटर जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हुई, काउंसलिंग एंड ऑल केस स्टडी ली गई, तो यही देखा गया कि सिमिलर बिहेवियर उसके फादर का भी है। तो वो जेनेटिक फैक्टर है, साइकोटिसिज्म जो है वो कहीं ना कहीं जेनेटिकली डिफाइन होता है, वो हमारे हार्मोनल डिसफंक्शन का रिजल्ट होता है। इसी को पेन मॉडल में आइजेंक ने अपने एविडेंसेस के थ्रू प्रेजेंट करा हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आइजेंक की जो थ्योरी है वो बहुत ही साइंटिफिक है। साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी का एक्सप्लेनेशन फिजियोलॉजी के साथ देकर बताया हुआ है। एंड देन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी में, तो सिंपल इनका एक EPQ क्वेश्चनर है, आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर, PEN मॉडल इन्होंने डेवलप करा है। इसी PEN मॉडल पर बेस्ड इनका आइजेंक का क्वेश्चनर है, EPQ क्वेश्चनर, जिसमें ओवरऑल बिटवीन द एज ऑफ 7 and 15 जो है उसका जूनियर वर्जन भी अवेलेबल है, एज वेल एज वो नॉर्मल पॉपुलेशन पर भी कंडक्ट करा जा सकता है। इसमें लाई स्केल भी है टू डिटेक्ट अ पर्सन्स टेंडेंसी टू चेक फेक रिस्पॉन्सेस टू लुक गुड। एक आप ये जानते हैं कि जब भी हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, एक सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है वो हमारे साथ ये आती है कि जब हमको उनकी सोशल डिजायरेबिलिटी को कंट्रोल करना पड़ता है। हमको ये समझना पड़ता है कि कैसे हम ये बताएं कि जो भी रिस्पॉन्सेस हैं वो फेक आ रहे हैं। तो उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए लाई स्केल भी जो है वो इसमें प्रेजेंट है, और उसके बेसिस पर ये बताते हैं कि जो EPQ क्वेश्चनर है वो काफी साइंटिफिक है, और उसके बेसिस पर हम पर्सनालिटी को इन 3 फैक्टर में एक्सट्रोवर्जन, साइकोटिसिज्म एंड न्यूरोटिसिज्म के बेसिस पर इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को अभी यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी आई हो, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं थोड़ा सा ही, आपका यूनिट 4 बहुत ज्यादा नहीं है, उसको भी 10 मिनट्स में कवर अप करा दूंगी। दैट इज द बिग 5 फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी। इन डाउट इसमें देखिए EPQ में थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट्स की बात करी हुई है कि क्या साइंटिफिक रीजंस दे रखे हैं, व्हाट इज दैट PEN मॉडल, और PEN मॉडल में जो इनका हर एक साइकोटिसिज्म के साथ जो इनका फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग की बात है, इन सारी चीजों को थोड़ा सा अच्छे से आप स्टडी कर लीजिएगा। Then the last is unit 4, that is the big 5 factor. Again I'm telling you this big 5 factor is a very important one, because ये आपका सबसे एक prominent अप्रोच है जो अभी जिसको आप बहुत ही रिसेंट और अप्रोच मानते हैं, और इसी पर सबसे ज्यादा वर्क भी हो रहा है, बिकॉज इसी के बेसिस पर हम कहते हैं पर्सनालिटी की एक कंप्लीट प्रोफाइल समझ सकते हैं। क्योंकि ये 5 फैक्टर्स जो है ये पर्सनालिटी को बोलते हैं कि पर्सनालिटी जो है वो किसी एक ट्रेट का कॉम्बिनेशन नहीं है। हमारे अंदर एक्सट्रोवर्जन भी है, हमारे अंदर ओपननेस भी है, हमारे अंदर न्यूरोटिसिज्म भी है, हमारे अंदर अग्रेबलनेस भी है, कंसाइशनेस भी है। लेकिन इन सब का जो रेंज है, इन सब की जो डिग्री है,
बस उसके बेसिस पे हमारी पर्सनालिटी जो है वो वैरी कर जाती है, या हम कह सकते हैं एक पर्सन दूसरे पर्सन से वैरी कर जाता है। हर एक स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट के लिए वर्क करता है, अपना डिसर्टेशन प्रिपेयर करता है, बट जो कंसाइशियसनेस का लेवल है उसके बेसिस पे वो वैरी कर जाता है। किसी के अंदर हाई कॉन्शियसनेस है तो वो अपने प्रोजेक्ट को और बेटर और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। जिसके अंदर कंसाइशियसनेस का लो लेवल होता है वो सिंपल एक छोटा मोटा काम करके अपने डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट को सबमिट कर देता है। तो इट डजंट मीन कि कंसाइशियसनेस का लेवल था नहीं था, बट जिसका जितना था उसका उतने लेवल पर उसका बिहेवियर दिखाई दे रहा है। तो ये जो इनका कैटल्स का डिस्क्रिप्शन है उसके बेसिस पर ये बताते हैं कि जो बिग 5 फैक्टर है ये बेसिकली डेवलप करा गया है मैक्री एंड कोस्टा के थ्रू, जिसमें काफी लोगों ने इस पे बेसिकली वर्क करा हुआ है। जो बिग 5 थ्योरी है आपकी, इसको हम 5 फैक्टर मॉडल भी कहते हैं, 5 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं और बिग 5 फैक्टर भी कहते हैं। ओके, द बिग 5 आर एन एम्पिरिकली बेस्ड फिनोमेना, नॉट अ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। एम्पिरिकली है, चेक किया हुआ है, evidence based है, and the big 5 factor were discovered through a statistical procedure called factor analysis. फैक्टर एनालिसिस आपको पता होगा कि जब हमारे पास कई सारे फैक्टर आते हैं, इट इज अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कि जब हमारे पास कई सारे फैक्टर आते हैं तो वी जनरली यूज फैक्टर एनालिसिस, कि उसमें जो ओवरलैप्ड फैक्टर होते हैं वो एक में कवर अप हो जाते हैं। तो हो सकता है हम 50 फैक्टर्स को लेकर के चले हों एंड फाइनली आज हमने उसको जस्ट 5 फैक्टर में ही मर्ज कर दिया है। तो दिस पर्टिकुलर टेक्निक कॉल्ड अ फैक्टर एनालिसिस, एंड इन फैक्टर एनालिसिस के बेसिस पर ये 5 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करा गया है। बिग 5 फैक्टर जो है ये एक मॉडल है, डिस्क्रिप्टिव सेंस है, coined by earlier Goldberg and was originally associated with the studies of personality traits used in natural language. बाद में इसी गोल्डबर्ग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डेवलप करा गया। बाद में जो इसके मेजरमेंट्स बने हुए हैं वो बिग 5 इन्वेंट्री भी है, BFI जिसे हम कहते हैं, इंटरनेशनल पर्सनालिटी आइटम पूल है जिसको हम IPIP कहते हैं, जिसको गोल्डबर्ग ने डेवलप करा हुआ है। एंड इसके बाद बिग 5 एस्पेक्ट स्केल, BFAS स्केल जो है वो भी डेवलप करी गई है, 100 आइटम स्केल है बाय यंग एंड कली, और NEOPI भी है, BFI भी है। NEOPI जो कि क्लिनिकल पॉपुलेशन पे भी अधिकतर यूज करा जाता है, NEOPIR, because it is a 240 item inventory and developed by Macrae and Costa. ओके, इसका शॉर्ट वर्जन भी अवेलेबल है। तो ये सारे आपके वेरियस मेजरमेंट टूल्स जो हैं वो बिग 5 फैक्टर के डेवलप करे गए हैं। अब बिग 5 फैक्टर जो अप्रोचेस हैं वो देखिए आपके पेज नंबर 55 में मेंशन है। व्हाट आर दैट बिग 5 पर्सनालिटी डायमेंशन? These dimensions are extroversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism and openness. Okay, तो इनके बेसिस पर पर्सनालिटी को, इन 5 डायमेंशन के बेसिस पर पर्सनालिटी को डिफाइन करा जाता है। एक्सट्रोवर्जन लाइक वेरी एक्टिव, एनर्जेटिक, सोशेबल, इमोशनली एक्सप्रेसिव। अग्रेबलनेस, ऑल्ट्रिज्म, very pro-social behavior expression. Trust, modesty, pro-social attitude. Conscientiousness, impulse control, goal-directed behavior, very focused and well-organized. Neuroticism, emotional stability, anxiety, sadness and irritability, मतलब complete extreme negative emotion. And openness, complexity, depth of an individual life, sensation seeking, novelty, these all come into the category of openness. तो इन सारे डायमेंशंस को लेकर के, इन 5 डायमेंशंस को लेकर के पर्सनालिटी को डिफाइन करा गया है। एंड इस बेसिकली हम अगर इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, फैक्टर्स जो है वो डायमेंशंस में है, नॉट टाइप नहीं है कि आइदर दिस और दैट। डायमेंशंस है, कंटिन्यूम है और रेंज है। तो पीपल वेरी कंटिन्यूअसली ऑन देम, विद मोस्ट पीपल फॉलिंग इन बिटवीन द एक्सट्रीम्स। जरूरी नहीं
नहीं है, सब में वो हाई है, कहीं ना कहीं वो बिटवीन रेंज में भी दिखाई देता है। सेक्टर्स जो हैं वो स्टेबल है ओवर अ 45 पीरियड ऑफ बिगनिंग इन अ यंग अडल्टहुड। फिर थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फैक्टर्स एंड देयर स्पेसिफिक फेसेट्स आर हेरिटेबल एटलीस्ट इन पार्ट, ये बिलीव करते हैं। देन फोर्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फैक्टर प्रोबेबली हैड एडेप्टिव वैल्यू इन अ प्री हिस्टोरिक एनवायरनमेंट, बिकॉज दीज 5 फैक्टर, ये जो स्टडीज है वो ये बिलीव करती हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो बिहेवियर है वो जेनेटिकली डिफाइन होता है, बिकॉज बायोलॉजिकली डिटर्मिनेशन पर बिलीव करते हैं। फैक्टर कंसिडर यूनिवर्सल, बिकॉज ये जो फाइंडिंग्स हैं वो आपके ओवरऑल क्रॉस कल्चरल बेस्ड अप्रोच पर डेटा कलेक्शन है। एंड नोइंग वंस प्लेसमेंट ऑन द फैक्टर इज यूजफुल और इनसाइट एंड इम्प्रूवमेंट थ्रू थेरेपी। हम सपोज हो सकता है न्यूरोटिसिज्म पर हाई जा रहे हो, तो बट स्टिल हमारे पास ये एक चांस होता है कि हम उसके बेसिस पर अपनी जहां पर भी हमारे अपने शॉर्टकमिंग्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ भी ले जा सकते हैं। हम उस पर कहीं ना कहीं अगर अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाना चाहते हैं, न्यूरोटिसिज्म हमारे अंदर है और अगर हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी कोई थेरेपी एंड ऑल जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो ये सारे अप्रोचेस जो हैं, ये एडवांटेजेस जो हैं, ये आपके 5 फैक्टर के मेजर एडवांटेजेस माने जाते हैं। एंड इसका एक टर्म जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन होता है कि दैट ये जो आपका अप्रोच है ये लैक्सिकल अप्रोच होता है। तो लैक्सिकल अप्रोच एक टर्मिनोलॉजी आपको नई लग रही है, बट इट्स नॉट अ न्यू वन। लैक्सिकल अप्रोच जो होता है बेसिकली इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं हम उनको इनकोड कर देते हैं। जो हमें जनरल बिहेवियर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे पर्सन हमें सोशल दिखाई दे रहा है, टॉकेटिव दिखाई दे रहा है, तो हमने इनकी कोडिंग कर दी है। और कोडिंग जो होती है इन आ नेचुरल लैंग्वेज, ओके, नेचुरल लैंग्वेज में कोडिंग होती है एंड दैट द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दोज वर्ड मे लीड टू अ साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल पर्सनालिटी मॉडल। तो जो हम एक नेचुरल लैंग्वेज भाषा को एक साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल पर्सनालिटी मॉडल में डेवलप कर देते हैं, सिंपल ये बात ही आपका लैक्सिकल अप्रोच कहलाता है। आप बिग 5 फैक्टर को जब सब पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा नया नहीं लगेगा। आपने एक्सट्रोवर्जन के बारे में भी पढ़ रखा हुआ है, आपने ओपननेस के बारे में भी, कंसाइशियसनेस बारे में भी, सब कुछ आपने पढ़ रखा हुआ है। सिंपल इसको करा क्या है, इन्होंने इसको एक मॉडल में कन्वर्ट कर दिया गया है और जिसको हम बिग 5 फैक्टर मॉडल कहते हैं। और जब इसी तरीके के एक नेचुरल लैंग्वेज को हम एक साइंटिफिक मॉडल का फॉर्म दे देते हैं, तो ये प्रोसेस ही आपका एक लैक्सिकल अप्रोच प्रोसेस माना जाता है। So there is nothing new. काफी कुछ जो है इसका पार्ट हम ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस कर चुके थे। बस इसमें मेन आपको ये पढ़ना है कौन कौन से बिग 5 फैक्टर के टूल्स अवेलेबल हैं, कैसे हम इन फैक्टर्स की क्या क्वालिटीज होती है। जैसे इन्होंने बिग 5 फैक्टर्स जो बताए हैं, तो उसमें इन्होंने बताया है कि कैसे इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन वैरी करता है, एग्रेबलनेस जो है उनमें क्या ट्रेड्स पाया जाता है, कंसाइशियसनेस में क्या ट्रेड पाया जाता है। ये देखिए आपके पेज नंबर 58 में मेंशन करा गया है। ओके, तो यू कैन स्टडी वेरी वेल फ्रॉम हियर कि क्या क्या आपके ट्रेड्स जो हैं वो कैसे क्या डिफाइन करे गए हैं। तो आप वहां से बस पढ़ लीजिएगा। बाकी आपके यूनिट 4 में इन बिग 5 फैक्टर्स को ही बस आपको पढ़ना है, मेन क्या अप्रोच है, क्या इनके टूल्स हैं। इसके अलावा कुछ आपका अलग एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन इसके आउट ऑफ नहीं पूछा जाता है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू आई एम not skipping to unit block 2. From tomorrow I will start block 2 because आज हमारा block 3 जो है वो cover हो गया है। आपको कोई डाउट हो, आपके कोई क्वेश्चंस हो, आप पूछ सकते हैं। Yes. Ma'am, we don't have the study material because third and the fourth unit they have sent, and we don't know about the first and the second unit paper when they have sent to us. So, ma'am, I want to say that if you can send me the No problem, because मेरा भी confusion जो हुआ था वो इसीलिए हुआ था because